बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सब तुलबा को खुशामदीद। उम्मीद है आप सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 7 वैक्सीन और एंड सीरा डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है और आज के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे और वैक्सीन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन क्या होती है। तो डेफिनेशन में हम सबसे पहले जो है एक टर्म है उसको डिस्कस करते हैं। उसे कहते हैं जी इंसेफेलिटिक या इंसेफेलिटिस भी कहते हैं इसको। इन्फ्लेमेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, यानी कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो सब्सटेंस है या उस मेम्ब्रेन्स है उसकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको कहते हैं जी इंसेफेलिटिक या इंसेफेलाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद अ वायरस और माइक्रोब, यानी किसी भी वायरस, माइक्रोब या पैथोजन की वजह से ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो स्वेलिंग होती है या जो सूजन होती है, ठीक है, हमारे ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है उन मेम्ब्रेन के ऊपर किसी भी जगह पर, किसी भी ख़ास स्पॉट के ऊपर कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन है, वो जब एक्ट करता है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं इंसेफेलिटिक। इंसेफेलिटिक इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन जो है, हमारा जो दिमाग है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उनकी जो स्वेलिंग होती है या उनका जो सूज जाना है उसको कहते हैं इंसेफेलिटिक। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद अ वायरस और माइक्रोब, यानी कि किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, ठीक है, या कोई भी इन्फेक्शन कॉज करने वाला माइक्रोब्स है, उसके इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग होती है, ख़ास तौर पर ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती है उन मेम्ब्रेन्स के अंदर स्वेलिंग होना या किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हो जाना उसको कहते हैं इंसेफेलिटिक। अब नेक्स्ट है जी एनाफिलेक्टिक शॉक। इसको एनाफ्लेक्सिस भी कहते हैं या एनाफिलेक्टिक शॉक जो है, एनाफिलेक्टिक शॉक is an extreme allergic reaction to an antigen to which the body has become hypersensitive। ये एनाफिलेक्टिक शॉक जो है ये एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव, हमारी स्किन का जो है हसास हो जाना, स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की एबनॉर्मल जो कंडीशन होती है उसका आ जाना। अब किस वजह से? ड्यू टू एंटीजन। एंटीजन मैंने आपको बताया था कि एंटीजन इज द फॉरेन पार्टिकल, एनी पैथोजन विच इज इंटर इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। अब उस एंटीजन की वजह से, उस फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस की वजह से हमारी बॉडी का हाइपर सेंसिटिव हो जाना, तो एक्सट्रीम तौर पर जो है उस हाइपर सेंसिटिव में बॉडी का एक्सट्रीम, इंतहाई ज़्यादा जो है वो एलर्जिक रिएक्शन जो है देने का जो अमल है उसको कहते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफ्लेक्सिस कॉजेज योर इम्यून सिस्टम टू रिलीज अ फ्लड ऑफ केमिकल दैट कैन कॉज यू टू गो इनटू शॉक, यानी कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी पैथोजेंस या माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वो एक्ट करते हैं, ठीक है, उनके एक्ट करने से हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकल सक्रीट करता है, एंटीबॉडी, यानी हमारा जो दिफाई निज़ाम है, हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है, तो वो जो है कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो उससे लड़ने के लिए हद से ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो जाता है। जब वो हद से ज़्यादा एक्टिव होता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो एंटीबॉडीज जब सक्रीट करता है उसको, पैथोजेंस को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को किल करने के लिए, तो उस जो एक बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी ने जो इम्यून सिस्टम ने केमिकल रिलीज़ किए हैं, तो उसके नतीजे में सवेर एलर्जिक रिएक्शन होता है। हमारी बॉडी जो है वो सडन शॉक के अंदर चली जाती है। उसको हमारी बॉडी को जो है वो एक्सट्रीम, जिसे आप झटका कहने लगता है,
वो शॉक में चली जाती है, तो उस शॉक के नतीजे में सडन बीपी जो है वो लो हो जाता है, बॉडी के ऊपर जो है सीवियर किस्म के एलर्जिक रिएक्शन, रैशेज या ईचिंग वगैरह जो है वो होती है, वीक पल्स जो है वो नब्ज जो है हमारी वो बहुत वीक हो जाती है, और उल्टियाँ या उससे घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह ये देखें कि अब इसको जो है ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, एनाफिलेक्टिक शॉक जो है वो हुआ है, जिस वजह से किसी भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से जो है हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने ओवर रिएक्ट किया, ठीक है, वो हद से ज़्यादा जो है उसने रिप्लाई किया है उसको किल करने के लिए एंटीजन को। तो ये देखें कि ये रैशेज भी बन गए हैं, स्वेलिंग भी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इसको कहते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक an extreme allergic reaction to an antigen to which the body has become hypersensitive. Anaphylaxis causes your immune system to release a flood of chemicals that can cause you to go into shock. Signs and symptoms include a rapid, weak pulse, skin rashes, and nausea and vomiting. So this is the anaphylactic shock. अब नेक्स्ट है जी न्यूराइटिस। न्यूराइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स बिलोंगिंग टू नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारा दिमाग है, दिमाग से जो पैगाम लेकर मुख्तलिफ धागे, फाइबर, रेशे या नर्व्स जिसे कहते हैं वो लेके हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो जा रही हैं, और उन नर्व फाइबर का ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, ड्यू टू एनी पैथोजन कॉज उसका इन्फ्लेम हो जाना, सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना, उसको कहते हैं जी न्यूराइटिस। न्यूराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व फाइबर्स बिलोंगिंग टू नर्वस सिस्टम। अब ये देखें कि ये न्यूराइटिस ऑफ आई है, यानी आई के अंदर जो नर्व्स आती हैं तो उनका जो है स्वेल हो जाना, इन्फ्लेम हो जाना। इसी तरह ये देखें कि ये मीडियन नर्व है, ये दिमाग से जो हाथों में जो है, हमारे बाजू में जो है वो नर्व, मेन नर्व आ रही है, तो इसके अंदर ये यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पे ये इन्फ्लेम हो जाएगी, तो इसको कहते हैं न्यूराइटिस। ये जहाँ भी टस इस्तेमाल होगा, TIS, तो उसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। न्यूराइटिस हो गया, ये अभी हमने पढ़ा था इंसेफेलाइटिस हो गया, तो ये होता है जी इसे, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेम होना। अब नेक्स्ट है जी इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज और पैथोजेंस, माइक्रोब। अब इम्यूनिटी का मतलब है जी कि बॉडी की वो सलाहियत कि जिसमें बॉडी की ऐसी सलाहियत जिसमें हमारी बॉडी जो है वो पैथोजन के एंगेज में, यानी डिजीज कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, उनके एंगेज में हमारी बॉडी उनके एंगेज में उनको रेजिस्ट करने में, ठीक है, उनको जो है रोकने में जो हमारी बॉडी मुज़ाहमत करती है, वो जो मुज़ाहमत करने की सलाहियत है उसको कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर जो अटैक करता है, उस पैथोजन को रोकने की जो सलाहियत होती है, उसका जो दिफा करने की जो सलाहियत है बॉडी की, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज और पैथोजन। किसी भी डिजीज या पैथोजन के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ जो मज़ाहमत या उसको रोकने के लिए जो कोशिश करने का जो अमल है, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। अब ये पैथोजन क्या है, ठीक है, हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। समटाइम्स समथिंग दैट कॉज डिजीज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, माइक्रोब जो कि डिजीज कॉज करें, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा करें, जैसा कि वायरस है या बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये वायरस, बैक्टीरिया और भी कोई भी माइक्रोब है जो बॉडी के अंदर जो है वो डिजीज काज करें, उसे कहते हैं पैथोजन। अब जहाँ भी पैथोजन यूज होगा तो आपने इसका मतलब देना है कि कोई भी ऐसी चीज़, माइक्रोब जो कि बॉडी के अंदर डिजीज पैदा करे, बीमारी पैदा करे। एंटीजन, ये एंटीजन की प्रिसाइज डेफिनेशन आप नोट कर लें, ये पहले भी हमने बहुत दफ़ा एंटीजन को डिस्कस किया है।
any foreign substance or pathogen that initiate immunological response is called antigen. कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या पैथोजन जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी जो मुदाफ़ती निज़ाम जो है उसको एक्टिव करती है, उसको शुरू करती है, ठीक है। उसका जो रिस्पॉन्स होता है या उसके जवाब में जो हमारी बॉडी अपना मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो शुरू करती है, वो मुदाफ़ती रिस्पॉन्स या जवाब क्या होता है, वो एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एंटीजन। एनी फॉरेन सब्सटेंस और पैथोजन दैट इनिशिएट इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटीजन, उसको एंटीजन कहते हैं। अब एंटीबॉडी क्या है जी? द इम्यून प्रोटीन दिफाई प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी की हिफाजत करती है, पैथोजन के खिलाफ लड़ती है। इम्यून प्रोटीन और सब्सटेंस इन प्लाज्मा और बॉडी फ्लूइड्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन और पैथोजन। इम्यून प्रोटीन और सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, इम्यून सब्सटेंस दिफाई जो मवाद होगा, मादा होगा इन द प्लाज्मा के अंदर या बॉडी का जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर एंटीजन के या पैथोजन के नतीजे में कोई भी जो दिफाई प्रोटीन या मवाद होगा बॉडी के प्लाज्मा के अंदर या फ्लूइड के अंदर, उसको कहते हैं एंटीबॉडी। जो करता क्या है जी, उस एंटीजन को किल करता है या उसका जो असर है उसको ख़त्म करता है। ये एंटीजन की एग्जांपल जिस तरह IgE एंटीजन है, एंटीबॉडी है, IgM एंटीबॉडी है। IgE जो आपको पता है ये एलर्जिक रिएक्शन जो है उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके लिए होती है। IgM जो है एक्यूट इन्फेक्शन या कोई करंट इन्फेक्शन जो है, जो मौजूदा अभी जो इन्फेक्शन हुआ है या उसको जो है शो करने के लिए, बताने के लिए जो है IgM एंटीबॉडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी टॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन क्या होते हैं? जर्म्स, पैथोजन और माइक्रोब्स, ठीक है। जर्म्स कोई भी, पैथोजन है डिजीज कॉज करने वाले हैं, या और कोई भी माइक्रोब्स हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं या डिजीज कॉज करते हैं या बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं या इन्फेक्शन कॉज करते हैं। secretion that are poisonous and causes and that are poisonous called toxins, ठीक है। germs secretion that are poisonous to our body are called toxins। यहाँ से ये आप थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा कि germs secretion that are poisonous and cause disease, ठीक है। ये cause के आगे disease आएगा, cause disease called toxin, यानी ऐसे germs, microbes, पैथोजन जो कि अपनी रतूबतें, अपना मवाद जो है वो सक्रीट करें, खारिज करें, वो मवाद जो है वो जहरीला हो और उसकी वजह से बॉडी को नुकसान पहुंचे या बीमारी पैदा हो, ठीक है, उसको कहते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन कोई भी जहरीला मवाद होता है, ठीक है। जर्म्स सक्रीट्स जो कि खारिज करते हैं, सक्रीशन अपनी रतूबतें, दैट आर पॉइजनियस जो कि ख़तरनाक होती हैं, जहरीली होती हैं, एंड कॉज डिजीज कॉल्ड टॉक्सिन, उसको टॉक्सिन कहते हैं। एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन टॉक्सिन। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, इन एंटीबायोटिक्स का टॉक्सिन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। टॉक्सिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। एंटीबायोटिक किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट देयर टॉक्सिन आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक जो है ये या तो किल करती हैं बैक्टीरिया को या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, लेकिन उनका जो टॉक्सिन होता है आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक। यानी कोई भी बैक्टीरिया है, अब वो बैक्टीरिया ने जो है अपना टॉक्सिन मवाद है वो तो सक्रीट कर दिया, खारिज कर दिया है, ठीक है। अब वो मतलब फूड के ऊपर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया ने उसके ऊपर अपना मवाद को खारिज कर दिया है, तो एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देगी, ठीक है, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर है। तो हमें वो जो फूड पॉइजनिंग होती है वो उसी पॉइजन की वजह से होती है, ठीक है। बैक्टीरिया को तो हमारी अपनी एंटीबॉडीज जो है बॉडी की वो भी रोक लेती हैं, अगर उसको रोक लें, लेकिन उसका जो टॉक्सिन मटीरियल फूड के ऊपर था, खाने के ऊपर था, तो वो तो हमारी बॉडी के अंदर जो है
वो इलनेस प्रोड्यूस करेगा, बीमारी पैदा करेगा। तो इसी तरह जो है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब्स हों या जर्म्स हों या पैथोजन जो हों, एंटीबॉडी जब हम लेते हैं किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, तो वो एंटीबायोटिक्स जो है वो एंटीबायोटिक्स जो उसको बैक्टीरिया को किल कर देगी। तो बैक्टीरिया किल हो गया, लेकिन बैक्टीरिया का जो सब्सटेंस या टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है ना, तो वो जो है अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो वो टॉक्सिन उससे जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह कुछ एंटीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया को किल करती हैं, कुछ जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, यानी बैक्टीरिया मजीद आगे ग्रो नहीं करेगा, डिवाइड नहीं होगा बॉडी के अंदर। तो देखिए उससे पहले जो उसने अपना टॉक्सिन मटेरियल रिलीज कर दिया है, खारिज कर दिया है, वो अपना नुकसान पहुंचाएगा। उससे आगे जो है एंटीबायोटिक खाने के बाद जो है बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिसाइडल होती हैं, कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। बैक्टीरिसाइडल बैक्टीरिया को किल करती हैं, और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं वो बैक्टीरिया को ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। वैक्सीन, it is a preparation which contain live or killed viruses, bacteria and used to stimulate the production of antibodies by initiating the immune system। अब ये वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक ऐसा तैयारशुदा सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, मादा है, which contain live और killed viruses, जिसके अंदर जो है जिंदा या मुर्दा बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी माइक्रोब जो हैं वो मौजूद होते हैं। एंड यूज टू स्टिमुलेट, जो कि इस्तेमाल होते हैं स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, हमारी जो बॉडी एंटीबॉडीज होती हैं उनको पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाय इनिशिएटिंग द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को चलाकर उसको स्टार्ट करके, इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करके एक्टिव करके एंटीबॉडी जो है वो पैदा होती हैं। किससे? किल्ड वायरसेस से या बैक्टीरिया से। ठीक है, ये ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिसके अंदर कमज़ोर या मुर्दा बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करके एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये जितनी भी हम वैक्सीन जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो हेपेटाइटिस की है या कोई भी है, अब फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस की है, तो उसके अंदर क्या है कि वो वायरस जो है वो लाइव है, तो वो ऐसे लाइव हैं, जिंदा वायरस ऐसे हैं जो कि बीमारी नहीं कॉज कर सकते, इंतहाई जो है कमज़ोर वायरस या किल किए हुए। अब जब वो वैक्सीन के अंदर मौजूद है, हम बॉडी के अंदर लगाएंगे, हमारी बॉडी ये समझेगी कि कोई फॉरेन पार्टिकल पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया है, वो ये नहीं देखेगी कि वो किल है, वो मरा हुआ है या बिल्कुल ही कमज़ोर है। तो उसके नतीजे में उसको फिर किल करने के लिए हमारी बॉडी जो है अपनी एंटीबॉडीज़ बनाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, एंटीबॉडीज उस एंटीजन को, पैथोजन को किल करने के लिए जो है वो हमारी बॉडी का जो है वो प्रोटीन होती है, तो वो बनाना शुरू कर देगा। तो वो तो वायरस तो पहले किल हुआ है या इंतहाई कमज़ोर है, तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ तो बना दी हैं। तो वो जब एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी तो फर्दर फ्यूचर में भी जो है वो किसी भी किस्म की अगर कोई उन एंटीबॉडीज़ का जो हमने दिफाई निज़ाम बनाया हुआ है वो वायरस, उसी तरह का वायरस हमें आगे जो है फ्यूचर में जो है डिजीज़ कॉज करता है या इफेक्ट करता है, तो वो जो है उसको वो नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पहले ही उसके खिलाफ जो है वो इम्यून बना हुआ है, दिफाई निज़ाम या प्रोटीन जो है वो बनी हुई है। एम्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, एम्स ऑफ इम्यूनाइजेशन इज़ टू प्रिवेंट द डिजीज़। इसका मकसद जो है वैक्सीन का या इम्यूनाइजेशन का, इम्यूनाइजेशन मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत करना, इसका मकसद होता है डिजीज़ को रोकना। WHO announced that the global elimination of smallpox in 1980 and poliomyelitis in 1991 by comprehensive immunization program by providing vaccine with intensive surveillance of these diseases। अब WHO ने क्या किया जी, स्मॉल पॉक्स ये चीचक हो गया या पोलियो जो है ये बहुत ज़्यादा पहले फैला हुआ था, तो WHO ने ये अनाउंस किया, ये रेकमेंड किया 1980 में कि हमने जो है पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स और 1991 में ये पोलियो जो है इसको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है? बाय कम्प्रिहेंसिव इम्यूनाइजेशन, एक जामिया बहुत अच्छा जो है
कुव्वती मुदाफ़ती निज़ाम जो इंसान का है उसको मजबूत करके बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीन देकर जो है हम उसको मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करेंगे और उसको जो है निगरानी करेंगे बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, डिजीज़ के एंगेज में उसकी निगरानी करेंगे, ठीक है। अब WHO ने कहा कि जी ये स्मॉल पॉक्स और पोलियो मिलाइटिस को जो है हमने ख़त्म करना है दुनिया से, तो हम बहुत बड़े पैमाने पर जो है वैक्सीन प्रोवाइड करके लोगों को दुनिया में वैक्सीन को पहुंचाकर और उसकी अच्छे तरीके से निगरानी करके लोगों का जो है इम्यून सिस्टम, उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको मजबूत करने का एक जामिया प्रोग्राम जो है अपनी निगरानी के अंदर चलाते हैं। तो जिससे जो होगा लोगों का मुदाफ़ती निज़ाम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसकी पोलियो की वैक्सीन से और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से, तो फिर इनको ये डिजीज़ नहीं होगी। अब आप देखेंगे पोलियो जो है, अब शुरू में ही बच्चों को पोलियो के जो है जब पैदा होता है तो वो कतरे जो है पिलाना शुरू कर देते हैं, 5 साल तक पिलाते हैं। तो 5 साल तक कतरे पिलाने से जो है उसके अंदर डेड वायरस होता है या बिल्कुल ही कमज़ोर वायरस होता है पोलियो की उस कतरों के अंदर, ड्रॉप के अंदर, वो हमारी बॉडी भी उसके एंगेज में जो है अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, अपना मुदाफ़ती निज़ाम जो है पैदा कर लेती है। वो 5 साल तक मुसलसल कतरे पिलाते हैं, हमारा दिफाई निज़ाम जो है वो 5 साल तक मजबूत होता रहता है और फिर वो पूरी ज़िंदगी जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बड़ा मजबूत किस्म का दिफाई निज़ाम पोलियो के वायरस के ख़िलाफ़ जो मौजूद होता है। तो इसलिए है बाद में पोलियो वायरस हमें अफेक्ट भी करे, बेशक हमें इफेक्ट भी करता रहे, लेकिन हमारे बॉडी का निज़ाम जो है इतना मजबूत होता है कि वो हमारी बॉडी को उससे अफेक्ट नहीं होने देता या पोलियो नहीं होने देता। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वैक्सीन, एक अच्छी वैक्सीन की क्या खसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है जी, वैक्सीन शुड बी नॉन पैथोजेनिक एंड नॉट कॉज डिजीज। एक तो वैक्सीन जो है उससे कोई बीमारी ना हो, ये ना हो कि हमने वैक्सीन बनाई है तो उसके अंदर डेड या क्या कहते हैं कमज़ोर वायरस जो है वो होने की बजाय उसके अंदर कोई पैथोजेनिक माइक्रोब्स आ जाए, ठीक है। तो इसलिए उसको पहले टेस्ट करते हैं अच्छे तरीके से कि आइडियल वैक्सीन की ये खूबी है कि वो नॉन पैथोजेनिक हो एंड नॉट कॉज डिजीज। इट शुड बी स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब ये वैक्सीन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है एक मजबूत दिफाई जो है प्रोटीन जो है वो पैदा कर सके। नंबर 3 है जी, इट्स एफिकेसी शुड बी ग्रेटर देन 90%। अब ये जो वैक्सीन यूज़ की है उसका जो असर है तो वो 90% हो या उससे भी ज़्यादा, ठीक है, तभी जो है वो फ्यूचर के अंदर कोई बैक्टीरिया अगर वायरस पैथोजन जो है वो बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे तो उनको किल कर सकेगी। इट शुड बी इफेक्टिव व्हेन गिवन ऑरली। जब हम इसको ऑरली दें, अगर ऑरल वो है वैक्सीन है या ड्रॉप्स हैं, तो वो ऑरली जो है इफेक्टिव हो, असर रखने वाली हो, ऑरली भी उसका असर जो है वो अच्छा है। वैक्सीन शुड चीप और लो कॉस्ट, और वैक्सीन जो है एक तो सस्ती हो, उसकी प्राइस ज़्यादा ना, ताकि हर बंदा जो है वो उसको अफोर्ड कर सके, गरीब भी अफोर्ड कर सके और वो वैक्सीनेशन हो सके, ताकि जो है बीमारी जो है वो ना फैल सके। अगर जो है वो कॉस्टली होंगी तो वो फिर जो है जो अफोर्ड कर सकेगा वो ही लगाएगा, जो नहीं अफोर्ड कर सकेगा तो वो उनकी इम्यूनाइजेशन जो है वो फिर नहीं हो सकेगी। इट शुड प्रोड्यूस लॉन्ग इम्यूनिटी। अब ये जो वैक्सीन होनी चाहिए, वैक्सीन जो है तो वैक्सीन एक लॉन्ग इम्यूनिटी पैदा करे, ठीक है, यानी उसका असर बहुत लंबे असर तक चले। अब कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिनके लाइफ लॉन्ग होती हैं, ठीक है, लॉन्ग लाइफ उनकी जो है एफिकेसी होती है, पूरी ज़िंदगी उनका असर रहता है, पूरी ज़िंदगी वो जो वाला अगर पोलियोमाइलाइटिस है या स्मॉल पॉक्स है पूरी ज़िंदगी नहीं होती। वैक्सीन शुड बी जेनेटिकली और थर्मली स्टेबल। अब वैक्सीन जो है वो जीन्स के यानी उसके अंदर कोई तब्दीली ना है और हरारत से, टेम्परेचर से, ठीक है, उससे भी जो है वो मुतासर ना हो ज़्यादा। इट शुड बी कंपेटिबल विद को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब वैक्सीन जो है अगर उसे जो है एट ए टाइम जो है 2 वैक्सीन लग रही हैं या कोई और एंटीबायोटिक भी लग रही है तो उससे जो है वो वैक्सीन जो है वो ख़राब ना हो या उसका जो है एडवर्स रिएक्शन कोई या कोई नुकसानदेह रिएक्शन जो है अमल जो है वो ना हो, ठीक है, वो कंपेटिबल हो, फिजिबल हो, मौजूद हो। अगर किसी और एंटीबायोटिक्स
भी साथ वो इस्तेमाल कर रहा है, उसको वैक्सीन भी लग गई है, तो उसमें जो है रिएक्शन ना, ठीक है, वो आपस में जो है हर उसके साथ जो है वो ज़्यादातर जो है जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल जो सब्सटेंस है उनके साथ उसकी मौजूदियत जो है मौजू होनी चाहिए, उनके साथ जो उसका कंप्लाइंस होना चाहिए, वो अच्छे तरीके से जो है उस टाइम में भी जो है उन और भी किसी बायोलॉजिकल के साथ जो है वो इस्तेमाल हो जाए और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो ये आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हमने मुख्तलिफ डेफिनेशन जो हैं, जिसमें हमने इम्यूनिटी है और एनाफिलेक्टिक शॉक है, इंसेफेलिटिक है, न्यूराइटिस है या टॉक्सिन जो है उसको डिस्कस किया है, एंटीबॉडीज़ और एंटीजन को भी डिस्कस किया है, और वैक्सीन और आइडियल वैक्सीन के जो प्रैक्टिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं उनको हमने डिटेल से आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है। Thank you so much for your kind attention. Thank you.